Hello students, welcome to this platform, The Quest Maths for All by तूर सर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने सैम्पल पेपर्स की सीरीज शुरू की हुई है और होप कि आपने पिछले सैम्पल पेपर्स कर लिए होंगे और कर रहे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर, जो कि पंजाब बोर्ड द्वारा प्री बोर्ड का सैम्पल पेपर आपको जो भेजा हुआ है वो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। हर साल ये देखा जाता है कि जो पंजाब बोर्ड से सैम्पल पेपर आता है, चाहे वो फाइनल एग्जामिनेशन के लिए है या प्री बोर्ड के लिए है, उसमें से कई क्वेश्चंस या तो एज इट इज आ जाते हैं या उनके सिबलिंग क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। तो ये जो सैम्पल पेपर हम लोग करने जा रहे हैं, ये मैं आपको पूरा सॉल्व करवाऊंगा। और पहले मैंने ऐसे सोचा था कि ये सैम्पल पेपर मैं आपको पेपर के ऊपर ही करवा देता हूं, बट फिर मुझे लगा नहीं, दैट इज नॉट एन अंडरस्टैंडेबल मेथड, उसमें कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना क्लासरूम टीचिंग करी जाए। क्लासरूम एनवायरनमेंट और क्लासरूम टीचिंग जो है बच्चों को ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होती है। तो फिर सारे का सारा पेपर जो है मैं इसी बोर्ड के ऊपर आपको करवाने वाला हूं। पूरा इसे आपने देखना है, आपने इसके नोट्स लेने हैं, इसके सिबलिंग क्वेश्चंस को आप लोगों ने रिवाइज करना है, एक बार नहीं, दो दो तीन तीन चार चार बार। ये मत सोचना कि ये प्री बोर्ड का पेपर है तो प्री बोर्ड तक ही रहेगा। नो, जैसे मैंने पहले कहा कि प्री बोर्ड के पेपर में से भी आपको फाइनल एग्जामिनेशन में से कई क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग 32 मार्क्स को कवर अप करेंगे इन वन शॉट। ओके जी, सो लेट्स बिगिन विद दिस प्री बोर्ड सैंपल पेपर। तो सेक्शन ए से हम लोग शुरू करते हैं और इसमें आपको 16 MCQs क्वेश्चंस मिलेंगे। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने कि फर्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं। इसका क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ मेरे स्क्रीन बोर्ड पे नजर आ रहा होगा। तो उसका फर्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं। ए फंक्शन इज डिफाइंड टू यू एज फ्रॉम रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड हैज वैल्यूज एज fx इज इक्वल टू 3x माइनस 5 इज, वो कह रहा है इसको आपने बताना है 1 1 है, ऑन टू ओनली है, 1 1 एंड ऑन टू है और नन ऑफ दीज है। तो ये चारों ऑप्शंस में से आपको ऑप्शन चूज करना है। देखिए ये क्वेश्चन फटाफट से देख के हो सकता है ये मुझे पता लग रहा है कि ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन है, लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ क्लासरूम टीचिंग कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि ये 1 1 मार्क्स के जो MCQs हैं वो आपको समझ भी आ जाएं और एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग रिफ्रेश हो जाएगा अपने को ये चैप्टर जो है रिलेशंस और फंक्शंस का जो चैप्टर है। ठीक है, तो हम लोग उसी टॉपिक को दोबारा कर लेते हैं। तो ये डोमेन है, दिस इज को डोमेन। ओके, दोनों ही सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। तो हम लोग मान लेते हैं let x1 x2 be two elements belongs to the set of domain here, set of real numbers। तो ये दो रियल नंबर्स हम लोगों ने मान लिए। ठीक है, if their values are दो डिफरेंट एलिमेंट्स हमने लिए हैं, उनकी फंक्शनल वैल्यूज को मैं इक्वेट कर रहा हूं। 3x1 minus 5 this is equal to 3x2 minus 5, minus 5 will cancel out, 3x1 is equal to 3x2। now dividing both sides by 3 you will get x1 is equal to x2। तो यहां से क्या शुरू किया हम लोगों ने, फंक्शनल वैल्यूज आर इक्वल, therefore the values are equal, those belongs to the set of domain। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो यहां से क्या पता लगता है कि गिवन फंक्शन जो है fx इज 1 1। ठीक है, अब हम लोग इसका चेक करते हैं कि ये क्या ऑन टू भी है। तो ऑन टू चेक करने के लिए आपको एक एलिमेंट लेते हैं हम लोग y दैट बिलोंग्स टू द को डोमेन। ठीक है, को डोमेन का हम लोगों ने एक एलिमेंट ले लिया। तो को डोमेन का हम लोगों ने एक एलिमेंट माना यहां y। ओके, तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब fx इज इक्वल टू y। ओके, एंड दिस वैल्यू इज 3x minus 5। now calculate x in terms of y, or you have 3x is equal to y plus 5, x is equal to y plus 5 by 3। अब किसी भी y ऐसी रियल वैल्यू के लिए जब हम लोग यहाँ y रियल वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे तो x की भी वैल्यूज जो आएंगी वो रियल वैल्यू ही आएंगी। दिस इज द दिस वैल्यू बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक, अब इसको हम लोग यहां पुट करते हैं। fx इज इक्वल टू y।
ओके, सो यहां हम लोग x की जगह पे ये वैल्यू पुट करते हैं, fx इज इक्वल टू 3x माइनस 5 y प्लस 5/3, दिस इज इक्वल टू 3 y प्लस 5/3 माइनस 5, 3 विल कैंसल आउट, यू लेफ्ट विद y। तो यहां fx की वैल्यू मेरे पास क्या आई, fx इज इक्वल टू y। यही हम लोग यहां से लेके चले थे और वही वैल्यू हमारे पास आ गई। तो इसका मतलब क्या बना कि हर एक डोमेन के एलिमेंट्स के लिए x1 x2 टू डिफरेंट एलिमेंट्स की हमारे पास टू डिफरेंट इमेजेस हैं। और ऑन टू फंक्शन हमें क्या बताता है कि हर एक को डोमेन के एलिमेंट्स जो कि सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं उनकी प्री इमेजेस भी एग्जिस्ट करती हैं। इसका मतलब क्या बना, द फंक्शन fx इज 1 1 एंड ऑन टू। तो यहां हमारा ऑप्शन बनता है थर्ड ऑप्शन, 1 1 एंड ऑन टू। वैसे भी हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए, उसमें आप देखिए जो हम लोगों ने एक्सरसाइज करी थी यहां 1.2 एक्सरसाइज जो थी, जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस में थी हमारी, तो उसमें से आप सारे क्वेश्चन, इसके जो सिबलिंग क्वेश्चंस हैं 1.2 के, जिसमें आपको सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स और सेट ऑफ इंटीजर्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, दोज ऑल क्वेश्चंस आर 1 1 एंड ऑन टू। तो ये सारे क्वेश्चंस आप कर लो। 1.2 एक्सरसाइज के जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपको डेफिनेटली क्वेश्चन कोई ना कोई आपको आएगा और वो भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये तो आप कर ही लीजिए, इसके साथ के जो मैं आपको बता रहा हूं कि वो सिबलिंग क्वेश्चंस भी आप ट्राई कर लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, जो कि आपको 16 MCQs आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर हमारा बनता है दैट इज सी ओनली, के जिसमें 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन बन जाता है, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। सेकेंड पार्ट में आपको गिवन है एक रिलेशन और उस रिलेशन को वो चेक करने को बोल रहा है कि बताइए भाई इसमें जो ऑप्शंस उसने दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज, सी द स्टेटमेंट ऑन माय बोर्ड हियर। फर्स्ट पार्ट इज रिफ्लेक्सिव ओनली, सिमेट्रिक ओनली, ट्रांजिटिव ओनली एंड डी पार्ट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जिसमें सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो और रिफ्लेक्सिव भी हो, तीनों अगर फीचर्स वो कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं इसके जो एलिमेंट्स हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हम लोग उसकी चेक करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है, दो सेम एलिमेंट्स अगर उस रिलेशन में बिलोंग करें, फॉर ऑल ए एलिमेंट बिलोंग टू दैट रिलेशन, नाउ दिस आर डिनोट्स सेट ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिए फिर यहां 1 1 and 2 2, these belongs to set of the given relation set here, for all 1 and 2 belongs to set of the given set of relation, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है ही है। इसका मतलब क्या बना, द गिवन सेट या गिवन रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। तो एक बात हमें प्रूव हो गई, ठीक है। सेकंड पे चलते हैं हम, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक करते हैं, क्या ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। ट्रांजिटिव चेक भी कर लीजिए। और ये थर्ड प्रॉपर्टी है। ये सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमेट्रिक। चलिए पहले सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, दिस सेट ऑफ रिलेशन वी हैव गिवन implies BA belongs to this set। अगर ऐसा हो तो वो सेट सिमेट्रिक होता है, फॉर ऑल AB belongs to this given set। तो यहां से आप चेक करके देखिए, जैसे मैं ये ले रहा हूं 1 2 R से बिलोंग कर रहा है, ठीक। अब इसके एलिमेंट्स को अगर हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं तो 2 1 भी R से बिलोंग कर रहा है, जो गिवन रिलेशन हमें सेट दे रखा है, ठीक। इसका मतलब, और ये 1 2 भी R से बिलोंग कर रहे हैं क्योंकि उनके एलिमेंट्स हैं ये, ठीक। तो इसका मतलब क्या बना कि गिवन रिलेशन सेट जो है दैट इज सिमेट्रिक आल्सो। ट्रांजिटिव पे चलते हैं। ट्रांजिटिव क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर इफ
implies AC belongs to R, यानी कि यहां ये सेकंड और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट भी अगर सेट ऑफ रिलेशन में आता है तो वो रिलेशन सेट को हम लोग बोलते हैं कि वो ट्रांजिटिव सेट है। ठीक, तो इसको अब चेक करके देखते हैं। देखो यहां देखो, ये है ए बी, अब यहां बी सी। ठीक, तो अब ए सी चेक करो जरा, 1 और 1, तो ये भी बिलोंग कर रहा है। क्या लिखेंगे, 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज 1 1 बिलोंग्स टू आर। तो स्टूडेंट्स ये तीनों फीचर्स जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इसका मतलब क्या बना कि जो गिवन रिलेशन सेट है दैट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमारा जो आंसर बनेगा दैट इज डी पार्ट, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इसको आप टिक कर लीजिए। जो मैं अभी आपको नोट्स दे रहा हूं वो नोट्स भी आप ध्यान से करिए, और जब आप इनको दोबारा से समझ लेंगे ना तो आपको चैप्टर भी एक तरह से रिवाइज हो जाएगा आपको। अब थोड़े छोटे पार्ट हैं, थर्ड पार्ट को देखिए, आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। ये बता रहा है कि इसकी वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5 पाई बाय 3। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने अब चेक करना है कि इसकी वैल्यू क्या बनेगी। तो यहां देखिए ऑप्शन क्या गिवन है आपको, पाई बाय 5, 2 पाई बाय 3, पाई बाय 2 एंड पाई बाय 3। ठीक, तो सबसे पहले इनको जरा, ये जो 5 पाई बाय 3 है इसको हम लोग थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये बनेगा मेरे पास 2 पाई माइनस पाई बाय 3, 2 पाई माइनस पाई बाय 3। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल स्कूल टू कॉलेज कॉस और सीकेंड जो है वो पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, और 2 पाई माइनस यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहेगा और 2 पाई में से माइनस हो रहा है, इसका मतलब ये एज इट इज रहेगा। ओके, तो यहां इसको आप माइनस करके आप वैल्यू क्या बनती है फिर आपकी, जब 2 पाई माइनस पाई बाय 3 करेंगे तो 5 पाई बाय 3 ही बनेगा। ठीक है, अब 2 पाई में से यानी कि 360 में से इसको जब माइनस कर रहे हैं हम लोग तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी कॉस ऑफ पाई बाय 3। राइट, फार्मूला कौन सा लगाया मैंने, कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। राइट, तो यहां इनवर्स और कॉस विल कैंसल आउट ईच अदर, यू विल गेट पाई बाय 3। सो आवर ऑप्शन इज पाई बाय 3, दिस इज योर D answer. Okay, now see the fourth part. Fourth part is you have given two matrices to be equal to each other and he is asking you to find out the value of x. अरे बहुत easy है, बस फटाफट से इक्वेट कर दो इसको आपस में। ठीक है, दो मैट्रिसेस आपको उसने इक्वल करके बता रखी हैं, 4 एंड -3। तो बस फिर ये x और ये -8, तो -x इज 8 और x is equal to -8. So your right answer is D. Here D is also the right answer. Now let's move towards fifth part. देखिए वो कह रहा है इसमें कि फिफ्थ पार्ट में A का जो ऑर्डर है that is 2 क्रॉस 3 और B का जो ऑर्डर है that is 3 क्रॉस 5। BA का ऑर्डर पूछ रहा है वो, इसका ऑर्डर क्या होएगा। तो पहले प्री फैक्टर क्या आएगा B, पोस्ट फैक्टर क्या आने वाला है A, है ना, क्योंकि BA निकालनी है हम लोगों ने। अब आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कंडीशन तो पता ही होगी ना कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती कैसे है। फर्स्ट जो प्री फैक्टर होता है हमारे पास वो क्या है 3 क्रॉस 5 और सेकंड है 2 क्रॉस 3। ठीक है, BA करेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स सेकंड की रोज के बराबर होनी चाहिए। जो स्टूडेंट्स अगर हम लोग एज इट इज BA लेते हैं तो जो प्री फैक्टर होता है ना उसका जो कॉलम्स होती हैं वो पोस्ट फैक्टर के रोज के बराबर होनी चाहिए, जो कि बराबर नहीं है ना, 5 2 के बराबर नहीं है। तो BA जो है इज नॉट पॉसिबल। तो यहां या तो उसने करेक्शन करी है पेपर में, है ना, मिस प्रिंट हुआ है। इसका दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम लोग अब AB कर दें एज इट इज, क्योंकि उसने BA पूछा है ना, तो BA शायद उससे मिस प्रिंट हो गया है, वो AB का ऑर्डर पूछना चाहता है कि ऑर्डर क्या है इसका AB का। अब निकल सकता है क्योंकि इसकी रो इसकी कॉलम्स
अगर हम लोग ए को प्रीफैक्टर मान लेते हैं तो उसकी कॉलम्स पोस्ट फैक्टर की रोज के बराबर हैं, तो ये तो दोनों बराबर हो गई। अब जो ऑर्डर बचा इसकी रोज और इसकी कॉलम्स वो हमारा एंड आ जाएगा बस, ठीक है। यानी कि ए बी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 2 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स आएगी, ये हमारा आंसर है। तो 2 क्रॉस 5 का मतलब है बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अगर ये मिसप्रिंट है तो आप कह सकते हैं कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, अब क्योंकि इसमें ऑप्शंस में नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब बी ए तो फिर गलत छप गया ना, यानी कि ऑप्शन में होना चाहिए था ना, ऐसा कोई डी पार्ट आना चाहिए था जिसमें वो लिखता कि भाई नन ऑफ दीज ऐसा लिख देता, तो इसमें वो तो हम मान सकते थे कि हमारा डी आंसर हो जाता। अब क्योंकि बी ए मांग भी रहा है और इन चारों ऑप्शन में वो ऑप्शन भी नहीं है कि नॉट पॉसिबल, इसका मतलब हम लोग ए बी का आंसर दे आए फिर, ठीक है। तो ए बी का मेरा 2 क्रॉस 5 यानी कि बी आंसर बनता है। दूसरा एक और क्या हो सकता है कि अगर आप इनके ट्रांसपोज ले लो तो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज का मतलब होता है रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देना। तो अब इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 5 क्रॉस 3, इसको करेंगे तो कितना बन जाएगा 3 क्रॉस 2। अब फिर ये पॉसिबल हो गया है ना। अब जो ऑर्डर आया बी डैश ए डैश का वो कितना आया 5 क्रॉस 2 आया। तो अगर आप बी डैश ए डैश का आंसर देना चाहते हैं तो वो ऑर्डर आएगा आपका 5 क्रॉस 2 और उसमें ये आंसर बनेगा वो ए और इसमें आंसर बनता है आपका बी। तो इन दोनों में से कोई भी आंसर आप दे सकते हैं। हाँ, अगर मान जाए कि भैया मिसप्रिंट है हमारी तो आप ए बी का आंसर दे के आ जाओ कि ए बी का है और वहां आप लिख सकते हैं कि भाई ये मिसप्रिंट है ये वाला, ठीक है। अदरवाइज ऐसी गलती होती नहीं, हो सकता है कि यहाँ मिसप्रिंट हो गया हो। अदरवाइज अगर मिसप्रिंट है और बच्चे का सॉल्व नहीं हो रहा, बच्चा अपनी जगह ठीक है, तो उसको डेफिनेटली उसके ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ अगर आप यहीं छोड़ देते हो ना कि भाई पॉसिबल तो नहीं हो रहा क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है, ये पता लग जाएगा कि क्वेश्चन गलत है, तो आपको फिर 1 नंबर वो बोर्ड जो है अपने आप दे देगा। अब चलते हैं हम लोग 6th क्वेश्चन की ओर। आपको उसने फंक्शन डिफाइंड है एज द स्टेटमेंट इज गिवन टू यू ऑन द बोर्ड kx प्लस 1 और 3x माइनस 5, this is for x is less than equal to 5 and this is for x is greater than 5। वो कह रहा है कि ये कंटिन्यूअस है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो कंटिन्यूअस होता है तो उसका मतलब क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट है ना फॉर कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी की आपको पता होनी चाहिए कंडीशन, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो यहां से निकालेंगे, 5 पुट करो तो ये आ जाएगा 5k प्लस 1 और यहां ग्रेटर के लिए x ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव लिमिट ये आएगी राइट हैंड लिमिट। तो यहां पुट करो फिर 3 इंटू 5 माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 15 माइनस 5। तो यहां कितना हुआ 5k प्लस 1 और यहां हुआ 10, यहां आ गया 5k 1 माइनस करेंगे तो 9 और k की वैल्यू आ जाएगी 9/5। सो योर राइट ऑप्शन इज ए, ठीक है। सो दिस इज वेरी शॉर्ट ट्रिक हेयर, आप इसको लगा सकते हैं फटाफट से ही, इतनी ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि नंबर जो है वो इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब चलते हैं डी बाई डी एक्स, 7th पार्ट है हमारे पास, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ ई एक्स, ठीक है। तो यहां इसको हम लोग प्रूव करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट भी अगर आप करना चाहें टेंजेंट इनवर्स का अगर हम लोग देखें डी बाई डी थीटा ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ थीटा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस थीटा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ टेंजेंट डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, यही होता है ना। तो यहां भी आप निकाल सकते हैं फिर, तो इसका बनेगा आपको 1/1 प्लस ई पावर एक्स स्क्वायर। अब ई एक्स का भी डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स तो ई एक्स ही होता है, तो फिर इसका आंसर कितना बना ई एक्स एज इट इज और यहां आ जाएगा ई पावर 2x। सो आपको जो ऑप्शन बनेगा दैट इज योर बी इज द राइट आंसर इन 7th क्वेश्चन, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन उसका 8th पार्ट जो है, he is asking you to find out the critical points of this function x square minus 10x plus 2, ठीक है। ये हमारे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में है, मैक्सिमा और मिनिमा का टॉपिक है। और जैसे कि आपको याद होगा क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट होते हैं जहां पर या तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो है फंक्शन का ऑन द डिफाइंड इंटरवल
या तो वो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है या वो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ठीक है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो एफ डैश एक्स आ जाएगा 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, हेयर x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट जो है गिवन फंक्शन का वो आपका ऑप्शन माना जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन x इक्वल टू 4 है, सेकेंड ऑप्शन x इक्वल टू 6 है, C इज x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 2 इज द D ऑप्शन। तो C इज योर राइट आंसर। ठीक है, यहाँ C आपका राइट आंसर होएगा। 9th पार्ट देखते हैं इसमें। 9th पार्ट में स्टेटमेंट ध्यान दीजिए जो कि आपके स्क्रीन पे आ रही है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx। वेरी इजी क्वेश्चन, देखो कितने कितने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं अगर इसके साथ के और ये वाले क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो तो 20 मार्क्स जो हैं पक्के हैं आपके, पक्के। हाँ, बीच में अभी रुक रहा हूँ, आगे नहीं करवा रहा भाई, फटाफट से अपने दोस्तों को बोलो कि यहाँ क्लास टीचिंग हो रही है, ट्यूशन मिल रही है हमें, पर्सनल ट्यूशन। ठीक है, पर्सनल अटेंशन मिल रहा है, और अगर आपको फ़ायदा हो रहा है ना मेरी, तो आप बाकी बच्चों का भी फ़ायदा करो। फटाफट से उनको बोलो कि ये लिंक शेयर कर दो इस चैनल का, और उनको बोलो कि फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। लाइक करें, शेयर करें, ठीक, और बेल आइकन को आप डेफिनेटली करिए, क्योंकि अभी हम लोग सीरीज़ चल रही है, अभी तो ये चलती रहेगी सैम्पल क्वेश्चन पेपर की। सारे साल भी जो बच्चा नहीं पढ़ा ना ध्यान से, वो सैम्पल पेपर कर लो, उसमें से आ जाएंगे आपके क्वेश्चंस। ठीक है, पास होएंगे आप डेफिनेटली, अच्छे नंबर आएंगे। ठीक, तो यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग 3 आउटसाइड और x³/3 प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो आवर ऑप्शन इज, सीधा ऑप्शन, यहाँ आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, तो ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन बनता है फिर आपके पास। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन विल बी, यहाँ भी सी आंसर है इसका। ठीक है, सो 10th पार्ट इज, 10th पार्ट की स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग। ऐसे क्वेश्चन देखिए सैंपल 1 में भी मैंने आपको करवाए थे। ये है 0 to π/2। ठीक, 10th पार्ट हम करते हैं, मैं इसको यहाँ रब कर देता हूँ ताकि इसको पूरा कर पाएं। 1 नंबर का क्वेश्चन है भाई, देखो मैं आपको पहले तो टिप देता हूँ इसकी। ठीक है, 0 to π/2 है, यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ दिस x। ठीक है, और साइन ऑफ 1/2 प्लस कॉस ऑफ 1/2x। अगर ऐसा कहीं आप लोग ऑप्शन देखते हैं ना साइन और कॉस का, ठीक है, ऊपर हो सकता है कॉस हो, ऊपर हो सकता है साइन हो, नीचे दोनों की कॉम्बिनेशन होएगी, ये पक्का ऐसे ही होएगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप देखो ट्रिग्नोमेट्री में खोल के देख लो आप, इंटीग्रेशन वाले जो टॉपिक हैं और डेफिनेट इंटीग्रल में इस तरह के बहुत क्वेश्चन है, इसके साथ के सिबलिंग क्वेश्चंस कर लो। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, यानी कि π/2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, एंड वाइस वर्सा cos ऑफ 90 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ठीक, ये दोनों आप लोगों को फार्मूले यहाँ लगाने हैं। ठीक, और एक डेफिनेट इंटीग्रल का फार्मूला है 0 to a fx dx, दिस इज इक्वल टू 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx। ये वाला भी जो प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, 6 प्रॉपर्टीज है ना डेफिनेट इंटीग्रल की। ठीक, तो स्टूडेंट्स वो 6 की 6 प्रॉपर्टीज आपको यहाँ आनी चाहिए, उसमें से ये प्रॉपर्टी इस पर यूज हो रही है। चलो करते हैं फिर। तो मैंने आई इंटीग्रेशन इसको मान लिया है। अब आई इंटीग्रेशन, ये फार्मूला हमें क्या कहता है कि ऊपर वाली लिमिट जो है ना उसमें से वेरिएबल माइनस कर देना चाहिए, तो यहां कर दो फिर 0 to π/2 साइन ऑफ 1/2 π/2 माइनस एक्स। डिनोमिनेटर में भी आपको ऐसे ही करना है, 1/2 मीन्स अंडर रूट। ठीक है, π/2 प्लस कॉस ऑफ 1/2 π/2 माइनस एक्स। ठीक है, और dx एज इट इज। तो हमने ये प्रॉपर्टी यूज कर ली। अब ये जो 2 फार्मूले मैंने आपको बताए हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के लगते हैं और हम लोगों ने 10th क्लास में भी सीखे हुए हैं ये फार्मूले, है ना, तो ये फार्मूले हमें क्या कह रहे हैं, ये फार्मूले कह रहे हैं कि साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा। 0 to π/2 कॉस ऑफ पावर हाफ x, नीचे आ जाएगा ये कॉस ऑफ 1/2x प्लस साइन ऑफ 1/2x इंटू dx। अब ये था नंबर 1 और ये है नंबर 2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां फिर फॉर्मूला लगाने के बाद हमारे पास ये बचा ना, यहां आया आई। अब इन दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशंस को आप लोग जोड़ दीजिए। ठीक है, तो जब हम जोड़ेंगे
और ये फॉर्मूला हम लोग जब यूज कर रहे हैं तो यहां मैं आपको जोड़ के दिखाता हूं इसका। लेफ्ट हैंड साइड में ये आ जाएगा 2i, वी आर एडिंग 1 and 2 इक्वेशंस, तो 2i इज इक्वल टू 0 to π/2। यहां अब इसका न्यूमरेटर यहां जुड़ गया ना, ऊपर ऊपर न्यूमरेटर जुड़ जाएगा और डिनोमिनेटर सेम है ना, तो न्यूमरेटर में ऐड हो जाएगा। तो क्या आएगा, sin 1/2 प्लस cos 1/2, और डिनोमिनेटर में देखो सेम है तो कट जाएगा। कटने के बाद क्या बचेगा 1dx। अब 1dx करेंगे तो x आ जाएगा। इसमें आप लोग 0 to π/2 लिमिट भर दो तो π/2 आ गया। तो i का आंसर क्या आया फिर, दैट इज π/4। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस ध्यान दो बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपको इस तरह का कॉम्बिनेशन हो, यहां पावर जो मर्जी रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पावर हाफ आ सकती है, पावर 2 आ सकती है, पावर 3 आ सकती है, उसका आपको परवाह नहीं करनी। पावर 4 भी आ सकती है, पावर 5 भी आ सकती है, तो पावर का आपको ध्यान नहीं देना, बस इस तरह का कॉम्बिनेशन हो। और ये भी आपको ये भी ध्यान नहीं देना, मैं आपको टिप बता रहा हूं इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर देने के लिए। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर जो होएगा ना वो π/4 ही होएगा। इस तरह के जो भी सिबलिंग क्वेश्चन है आप चेक करके देख लो अपनी किताब में। ठीक है, करना क्या है कि अगर साइन, चाहे साइन ऊपर है चाहे कॉस ऊपर है न्यूमरेटर में, और साइन और कॉस का नीचे कॉम्बिनेशन होना चाहिए, प्लस साइन होना चाहिए, राइट। ठीक है, तो आपको क्या करना है फिर, आपको ये फार्मूला यूज करना है डेफिनेट इंटीग्रल का, और ये दोनों आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस होते हैं ना वो आपको याद रखने हैं यहाँ। ठीक, तो आपने फिर क्या करना है, ये वाला फार्मूला यूज करके डेफिनेट इंटीग्रल का इसको इसमें कन्वर्ट कर लेना है, जो यहां मैंने अभी मिटाया उसमें आप कन्वर्ट कर लो, फिर दोनों को जोड़ दो। जोड़ के राइट हैंड साइड में आपका हमेशा हर क्वेश्चन में 1 ही आने वाला है। और क्वेश्चन और हाँ ये जरूर ध्यान रखना है, π/4 आंसर आएगा उन क्वेश्चंस का जिसमें लिमिट 0 to π/2 होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखनी है आपको, 0 to π/2 लिमिट होनी चाहिए, तब आएगा π/4 आंसर। ठीक है, तो ये इसका मतलब हमारा इस क्वेश्चन में जो आंसर बनता है दैट इज योर डी इज द राइट आंसर। ओके, अब चलते हैं 11th पार्ट की ओर। 11th पार्ट में ये था आपका 10th पार्ट। ठीक है, 11th पार्ट में आपको बोल रहा है कि डिग्री बतानी है आपको इसकी। अरे बहुत आसान है, वो तो क्वेश्चन लिखे बगैर भी आप बता सकते हैं। डिग्री और ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है जो मैक्सिमम टाइम्स आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव किया होता है। तो यहां जो डिफरेंशियल इक्वेशन है 11th पार्ट में दैट इज योर d²y/dx²। ठीक है, ध्यान दीजिए बोर्ड पे आपको स्टेटमेंट नजर भी आ रही होगी, 2dy/dx प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें वो आपको डिग्री पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव देख लो, तो ऑर्डर तो इसका 2 है। ठीक है, अब जो मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव है ना उसी की पावर देखो, तो यहां डिग्री जो है दैट इज 1। ठीक, तो पावर इसकी 1 है, तो आपको जो आंसर आएगा वो आंसर आ रहा है इसका सी इज द राइट आंसर। ठीक, अब चलते हैं 12th पार्ट की ओर, कि अगर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल हो तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होएगा। ये मैंने आपको सैंपल पेपर 1 में भी क्वेश्चन करवाया था। डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट, और उनका मॉडुलस के अगर बराबर हो तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होएगा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। देखो क्या कर, पहले इसका डॉट प्रोडक्ट का निकाल लो आप। डॉट प्रोडक्ट का क्या होता है, ए मॉडुलस बी मॉडुलस कॉस ऑफ थीटा, लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। ठीक है, ये 2 वेक्टर्स हैं, इनके बीच में हम लोगों ने ए और बी के बीच में हम लोगों ने थीटा एंगल, और थीटा ही निकालना है हम लोगों को। और इसका फार्मूला क्या होता है, ए मॉडुलस बी मॉडुलस साइन ऑफ थीटा और एन यूनिट वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर का मॉडुलस निकालोगे तो वो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो वो हम लोगों ने यहाँ छोड़ दिया क्योंकि मॉडुलस निकाल रहे हैं। अब दोनों ये दोनों तरफ ए मॉडुलस कैंसिल हो गया, बी मॉडुलस कैंसिल हो गया, यू विल लेफ्ट विद कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास बचेगा। अब क्या करेंगे आप, डिवाइड कर दो, तो साइन थीटा कॉस थीटा इज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज 1 कब होता है, जब π/4 हो, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, π/4। ठीक, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन बन रहा है फिर, ऑप्शन विल बी सी इज द राइट ऑप्शन। तो मैक्सिमम क्वेश्चन का सी आ रहा है भाई आंसर, है ना। अब चलते हैं डायरेक्शन रेशोज की ओर। द 12th पार्ट बता दिया ना मैंने,
यस, तो इसमें भी पाई बाई 4 ही था। अब चलते हैं 13th क्वेश्चन की ओर कि अगर ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो तो ए और बी के बीच में एंगल कितना होएगा। तो भाई अब जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये था ना, ए मॉडुलस बी मॉडुलस कॉस ऑफ थीटा दिस इज इक्वल टू 0। अब दोनों, ये तो दोनों 0 हो नहीं सकते। ए मॉडुलस नॉट इक्वल टू 0, बी मॉडुलस नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या बना कि कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। कॉस 0 कब होता है? जब कॉस पाई बाय 2 होता है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आई? पाई बाय 2। तो 13th क्वेश्चन का जो चॉइस अपने पास बनती है, चारों चॉइसेस में से 13th का आंसर आता है आपका ए। ए इज द राइट आंसर। तो 14th पार्ट में आपको वो बोल रहे हैं इसके डायरेक्शन रेशोज आपने निकालने हैं, ठीक है। और 4 आंसर उसने दे रखे हैं आपको, 3 12 -7, 3 -6 7, 3 6 7 और 3 6 -7, ठीक है। मिलते जुलते आंसर हैं। देखो जो गलत करने वाले हैं ना वो सीधा इसको कर देंगे 3 12 -7, तो फर्स्ट आंसर दे देंगे। फर्स्ट आंसर इज रॉन्ग। सेकेंड आंसर 3 -6 7, चलो ये तो फिर हर बच्चा सोचेगा कि हाँ यार ये तो गलती है। सी में 3 6 7 है और डी पार्ट में 3 6 -7 है। तो यहां पर भी डी पार्ट भी गलत है क्योंकि यहां एज इट इज उठा रहा है इसको। हाँ, यहां से उसने 2 कॉमन लेके 6 डिवाइड कर दिया। सबसे बात क्या है कि डायरेक्शन रेशोज ना इस फॉर्म में आपको लिख के दिखाने हैं उसको, x माइनस अल्फा ओवर R1 मान लेते हैं डायरेक्शन रेशो, y माइनस बीटा ओवर R2 और z माइनस गामा ओवर R3। R1 R2 R3 दीज आर द डायरेक्शन रेशोज। और यहाँ वेरिएबल्स लेने हैं और यहाँ वो पॉइंट जो जिसमें से लाइन पास कर रही है। तो सबसे पहले तो ये है कि इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है आपने, ठीक है। इजी फॉर्म में होना चाहिए क्योंकि यहाँ 2 कॉमन आ रहा है। पहले तो उसको ही काटना पड़ेगा। फिर यहाँ z माइनस गामा नहीं है, यहाँ 1 माइनस z है, तो इसको भी सेट करना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है सबसे पहले आप इसको इस तरह से सेट कर लीजिए, x माइनस 1/3, यहाँ से 2 कॉमन करो और ये आ जाएगा y प्लस 3/12। तो ये 2 यहाँ कट जाएगा इससे, ठीक है। यहाँ इसको काटेगा तो ये 6 बन जाएगा कैंसिल होके। और यहाँ से माइनस कॉमन कर लो आप, तो z माइनस 1 ओवर -7, दिस माइनस विल कैंसिल विद दिस। अब जो शॉर्टेस्ट फॉर्म बनती है और स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया ना, अब इसका डायरेक्शन रेशो देखो क्या बनती है। ये बन जाएगा 3 6 और 7। सो योर सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ आपको गलती नहीं करनी, जल्दी जल्दी से मतलब क्वेश्चन को गलत नहीं कर देना, ठीक है। ध्यान रख के क्वेश्चन को करना है। अब आ जाता है फिजिबल रीजन का क्वेश्चन आ रहा है 5th पार्ट में आपका। उसमें वो आपको बोल रहे हैं द कॉमन एरिया फॉर ईच कंस्ट्रेंट इज कॉल्ड, फर्स्ट उसका आंसर दे रखा उसने इन फिजिबल रीजन, सेकंड इज फिजिबल रीजन, सी इज यूजलेस रीजन और डी इज मेन रीजन। तो कॉमन एरिया ईच कंस्ट्रेंट का जो होता है ना, ये आप देखो लीनियर प्रोग्रामिंग में शुरू में डेफिनेशंस दे रखी हैं, वो आप जो है डेफिनेशन को याद करके यहाँ लिखनी है उसको, मतलब लिख के याद कर लेना आपको कि वैसे आंसर जो इसका है ना वो फिजिबल रीजन आंसर है। कि क्या कह रहा है वो, कॉमन एरिया फॉर ईच कंस्ट्रेंट इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। इसमें जो सेकंड आंसर बी इज द राइट आंसर फॉर द 15th पार्ट फिजिबल रीजन। फिर भी मैं आपको यहाँ वो डेफिनेशन डाल देता हूँ। बोलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए जो फिजिबल रीजन की डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ आपको एज अ पिक डाल भी दी। तो उसमें डेफिनेशन में वो क्या कह रहा है आपको, द कॉमन रीजन डिटरमिन्ड by all the constraints including non-negative constraints x and y greater than equal to 0 of a linear programming is called a feasible reason और solution reason। वैसे भी common reason जो होता है ना वो solution ही दिखाता है, ठीक है। चलिए ग्राफ में, क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफिकल भी होता है ना, ग्राफिकल भी उसको हम लोग करते हैं। 16th पार्ट में आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है a की, दैट इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज 3/8 and probability of their intersection that is equal to 1/5. Then he is asking you to calculate the probability of a when b is not there, okay। p a/b यानी कि probability of a मांग रहा है जब b ना हो, okay। तो वो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, वो फार्मूला है probability of their intersection यानी कि कॉमन, और उसमें आप probability of b जो है वो डिवाइड कर दीजिए जैसा ये फार्मूला हमको कहता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज नॉट देयर, ओके। तो यहां आ जाएगा 1/5 डिवाइडेड बाय 3/8।
तो ये आएगा 8/15, तो आपके पास ये बी आंसर बनता है। ठीक, इसी तरह से अगर वो आपको पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज नॉट देयर, तो दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर न्यूमरेटर में, और जो नहीं है उसका डिवाइड कर दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक, ये थे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में 16th MCQs आते हैं। ठीक, अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपके पास 8 फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जहां फिल इन द ब्लैंक्स में आपको 8 पार्ट आते हैं, उसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो वैल्यू पूछ रहा है साइन इनवर्स ऑफ 1 इज, हियर यू हैव द डैश फिल इन द ब्लैंक्स, सो साइन इनवर्स 1, साइन 1 होता है π/2 पे, तो साइन π/2 इज 1, तो साइन इनवर्स 1 इज π/2। ठीक है, सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, इफ आपको ये भी मेरी क्वेश्चंस हैं, 8 क्वेश्चंस हैं, उनकी पिक मैंने यहाँ डाल दी है सामने, वो ध्यान दीजिए क्वेश्चंस के ऊपर कि यहाँ आपको एक मैट्रिक्स है Aij सच दैट द कंडीशन इज Aij, जो एलिमेंट्स बनते हैं वो इनके सफिक्सेस को जोड़ के बनते हैं, i + j का जोड़। तो वो कह रहा है कि A11 क्या आएगा, अरे वेरी इजी, तो इनके सफिक्स को जोड़ दीजिए, 1 + 1 2, तो यहाँ जो डैश बनता है दैट इज 2। थर्ड पार्ट इज x0 7 1, ठीक है, यहां आपके पास डिटर्मिनेंट्स हैं। ओके, तो ये मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट्स हैं। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट जो है वो इस डिटर्मिनेंट के इक्वल है 3 0 7 2, तो यहां उसने आपको 2 डिटर्मिनेंट्स दे दिए हैं, तो इन डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कर लीजिए फिर। x × 1 7 × 0, तो x = 6 और 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो 6 फिल इन द ब्लैंक्स में आप पुट कर दीजिए। फोर्थ पार्ट इसमें बनता है इफ y = cos of x, इफ y = cos of x, देन आपको dy/dx निकालना है एट x = 0, तो डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन x आ जाएगा। अब एट x = 0 डेरिवेटिव की वैल्यू साइन 0 0 होता है ना, ठीक है, तो साइन 0 0, तो वैल्यू कितनी आई फिर 0। ओके, अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में वो आपको कह रहा है 0 to 5 1 dx। ठीक, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, x आएगा 0 to 5, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, 5 लिमिट पुट करो, 5 - 0 5, तो 5 आंसर आ गया। सिक्स्थ पार्ट में वो आपको पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, ऑर्डर पूछ रहा है इसमें, तो यहां देखो इसका सिक्स्थ पार्ट जो आपको यहां स्टेटमेंट नजर आ रही है, d² माइनस dy/dx³, ठीक है, और प्लस y इज 0 इज इक्वल टू। तो ऑर्डर तो हम लोग क्या देखते हैं कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले वो पॉलिनोमियल होनी चाहिए ना, ठीक है ना, तो उसमें जो मैक्सिमम टाइम जो डेरिवेटिव किया होता है दैट इज द ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां ऑर्डर जो है दैट इज 2 टाइम्स, ओके, d²y/dx², तो यहां ऑर्डर 2 है इसका, तो 2 आंसर है, उसमें आप पुट कर दीजिए। सिक्स्थ का जो आंसर है दैट इज 2, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में। सेवंथ पार्ट, डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस, यहां ध्यान दीजिए, मैं आपको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूं इसका। हमारे पास ये एक स्पेस है एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स एक्सिस पर सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ही होएगा, वाई एक्सिस पर वाई होएगा, और जेड पर 0 0 1, तो ये इनके डायरेक्शन रेशियोज हैं, और डायरेक्शन कोसाइंस भी यही हैं सेम। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है कि डायरेक्शन रेशियोज बताओ एक्स एक्सिस के, तब भी सेम है ये आंसर। डायरेक्शन कोसाइन पूछता है तब भी सेम है, 1 0 0, सेम आंसर। तो क्या यहां क्या पुट करेंगे फिर 1 0 0, और अगर वाई एक्सिस के पूछते हैं तो क्या पुट करेंगे 0 1 0, और अगर जेड एक्सिस के पूछते हैं तो क्या पुट करेंगे 0 0 1। एट्थ पार्ट में आपको वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। पॉसिबल इवेंट की जो होती है वो 1 होती है, तो इम्पॉसिबल इवेंट यानी कि जो ना होएगा ही नहीं, ठीक है, तो वो होती है 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। तो यहां डैश में आप भर दीजिए 0। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको अरे फ्री के मार्क्स हैं, फ्री के। तो स्टूडेंट्स मैं जो आपको बता रहा हूं ना, ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं, ये अगर आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली इनमें से आएगा ही आएगा, और इनके साथ के सिबलिंग क्वेश्चंस भी कर लो, ठीक है ना।
जैसे अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में पहला पार्ट किया था, साइन इनवर्स ऑफ 1 का बताइए भी क्या होता है, तो आप कॉस इनवर्स ऑफ 1 कर लो या कॉस इनवर्स 0 का भी कर लो, है ना। कॉस इनवर्स 0, कॉस 0 कब होता है जब पाई बाय 2, साइन इनवर्स 1 कब होता है जब पाई बाय 2 हो ना, सेम वैल्यू होती है। तो ये भी इनके साथ के सिबलिंग क्वेश्चन जरूर कर लो, डेफिनेटली आपका 32 मार्क्स तो पूरे पूरे हैं। ये वाला जो वीडियो मैं आज आपको दे रहा हूं, यहां ये वाले क्वेश्चंस जो मैं करवा रहा हूं वो और उसके साथ के मिलते जुलते क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो शॉर्ट 100% आपके 32 मार्क्स जो हैं वो पूरे हैं। चलिए अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, और चलने से पहले फिर मैं आपको अगर याद करवा दूं फटाफट से, जिसने भी अगर जो पहली बार इस चैनल पे आया है वो देख रहा है, उसको मजे आ रहे हैं, क्लासरूम टीचिंग ले रहा है वो, ठीक है, दैट इज वेरी मच फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड एक बात और आपको याद करा दूं कि जो सिंसियर बच्चे हैं ना, जो इंटरेक्शन में रहते हैं मेरे साथ में, व्हाट्सएप पे मुझे कॉल करते हैं या अपना इंटरेक्शन, अपनी प्रॉब्लम्स जो मुझे बता रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मैं जूम क्लासेस भी लेता हूँ। तो फटाफट से अगर कोई आप पहली बार आया है ना इस चैनल के ऊपर, तो पहले तो सब्सक्राइब कर लो इसको, फटाफट से बेल आइकन को प्रेस करो। मेरे जो सैंपल क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है ना, उसका नोटिफिकेशन फिर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। लाइव सेशंस जो मैं कर रहा हूँ, लाइव टीचिंग जो कर रहे हैं ना, वो भी आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, ठीक है। दोस्तों को शेयर करो इसमें, आप अपना भला करके ही नहीं बैठ जाना, जितना ज़्यादा लोगों का भला करोगे ना उतना आपका होने वाला है, ठीक। अब आपको पिक नजर आ रही है क्वेश्चन थर्ड में, उसमें जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन थर्ड में, वो कह रहा है अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है देन A प्लस A डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वैसे ये फॉल्स है, ये ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है ना, दिख रहा है ना आपको, तो चेक कर लो एक बार ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। A प्लस A डैश का दोबारा से आप ट्रांसपोज करो, ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा, A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज ट्रांसपोज, ठीक है, A ट्रांसपोज एज इट इज, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो A आ जाएगा। अरे भाई ये तो मान लीजिए ये मान लो P मैट्रिक्स थी, तो P का ट्रांसपोज हम लोगों ने किया तो दोबारा P आ गई भाई, ठीक है। इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है, ये तो सिमेट्रिक है। तो हमारा जो आंसर है इसका वो है फॉल्स, ठीक है। सेकंड पार्ट चलते हैं। सेकंड पार्ट में कहता है इफ y इज इक्वल टू 10x, सीधा स्टेटमेंट, देन dy बाय dx इज, तो सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स आपको गिवन है y इज इक्वल टू 10x, तो डेरिवेटिव करो दोनों तरफ, y का x के रिस्पेक्ट में, कितना आंसर आने वाला है, यहां आएगा 10, है ना, लेकिन अपने को गिवन क्या है, वो कह रहा है कि dy बाय dx 0 है, तो इसका मतलब यहां ये फॉल्स आंसर है, ठीक है। फॉल्स इज, सेकंड इज आल्सो फॉल्स। थर्ड पे आ जाते हैं, मतलब जो वो कह रहा है वो फॉल्स है, ठीक है, आंसर इज समथिंग डिफरेंट, 10 इज द आंसर। अब वो कह रहा है थर्ड में इफ y इज इक्वल टू टेंजेंट x देन dy बाय dx इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x, सीकेंट स्क्वायर x, टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर, तो ये ट्रू है, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x इज सीकेंट स्क्वायर x, तो थर्ड ट्रू है हमारे पास। फोर्थ पार्ट में आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x प्लस सी आएगा, लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस सी आएगा, तो इसका कहा हुआ फिर फॉल्स है, तो फोर्थ का आंसर जो है वो फॉल्स है। फिफ्थ में आ जाइए, फिफ्थ पार्ट में एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज ए वेरिएबल सेपरेबल टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है, तो पहले इसको ऐसा कर लेते हैं, आप सेपरेट करके देख लो ना फिर, एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई डी एक्स, ठीक है। अब एक तरफ y वाले कर लो वेरिएबल्स जो हैं, डी वाई बाय वाई और डी एक्स बाय एक्स, तो हाँ भाई ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज हो जाएगा, तो ये ट्रू है। फिर सिक्स्थ पार्ट में हमें क्या कह रहा है, सीधा स्टेटमेंट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। यहां दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, a वेक्टर b वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, a डॉट b इज 0, है ना, क्योंकि यहां थीटा एंगल कितना है 0 है, सॉरी 90, ठीक है, तो यहां होता है a मॉडुलस b मॉडुलस कॉस ऑफ 90 इज 0, है ना, तो ये ट्रू है। फिर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0, राइट, तो ये ट्रू है। फिर ये था हमारा सिक्स्थ पार्ट। अब चलते हैं सेवंथ पार्ट की ओर। द पॉइंट 3 -4 2 लाइज ऑन वाई एक्सिस, कहता है ये पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है, 3 -4 2। अब ध्यान से देखो, जो पॉइंट
वाई एक्सिस पे लाई करेगा ना, उसमें केवल वाई कोऑर्डिनेट होगा, बाकी दो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये दोनों जीरो होने चाहिए थे, पर यहां जीरो नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट जो है ना तो वाई एक्सिस पे लाई करता है, ना एक्स पे, ना जेड पे, ये तो स्पेस में लाई कर रहा है यहीं कहीं, और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 - 4 2, तो अकेले वाई एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा, तो ये जो कह रहा है वो फॉल्स है। ठीक, अब चलते हैं 8th पार्ट की ओर। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 0.4, एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, तो 1 में से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 0.6। हाँ, तो फिर ये ट्रू कह रहा है, इसका भी आंसर यही है, तो ये ट्रू हो गया। तो ये थे आपके प्री बोर्ड का जो सैंपल पेपर आया है बोर्ड की तरफ से, उसमें जो 32 मार्क्स आपके बनते हैं, 32 मार्क्स, दैट इज वेरी मच रेडी, अवेलेबल फॉर यू। ठीक, इनको आप करिए और 32 मार्क्स ले लीजिए। इट इज़ इन वन शॉट, मैंने फटाफट से आपको बताए हैं, जहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी, जहां जरूरत थी कि इसको ज़्यादा अच्छी तरह से बताया जाए, इनके साथ के क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताए हैं, और जहां एक्सप्लेन करने की, जहां सॉल्व करने की जरूरत थी जिन क्वेश्चंस को एमसीक्यूज में, वो मैंने सॉल्व भी किए हैं। ठीक, फिर भी अगर इन 32 मार्क्स में, या इन 32 मार्क्स के जो 32 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के जो सिबलिंग क्वेश्चंस हैं, इनके साथ में मिलते जुलते जो क्वेश्चंस हैं, वो अगर आप करते हो अपनी किताब में से, और वहां आपको कहीं प्रॉब्लम आती है, डोंट वरी, डोंट हेजिटेट टू कॉल मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। यूट्यूब के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, जो कमेंट बॉक्स है, उसमें आप अपने कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सब्सक्राइब करो, उनको शेयर करो ये, और उनको बोलो कि ये सब्सक्राइब करें, ताकि उनका भी भला हो सके। ठीक है, तो इस वीडियो को आप करिए, इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं उनको आप करिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिर दोबारा इंपॉर्टेंट काम, इसका जो बी सेक्शन है, जहां पर आपको इस बी सेक्शन में मिलने वाले हैं 5 क्वेश्चंस ईच ऑफ 2 मार्क्स, तो वो करते हैं फिर हम लोग। ठीक है, ओके जी, सी यू।